सभी बच्चे ध्यान देंगे। इस चैप्टर का नाम है ख्याति। इसे इंग्लिश में हम लोग गुडविल कहते हैं। ये 2 नंबर चैप्टर है और इसमें हम लोग जानेंगे कि ख्याति क्या है, या किस स्थिति में इसको प्रभावित करते हैं, इसका मूल्यांकन क्या है और ख्याति की ज़रूरत यानी ख्याति क्यों निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ विद्वानों द्वारा जो है कि लिखा गया है कि ख्याति क्या है। तो जान लीजिए, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार हम इसका परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि ख्याति एक अमूर्त यानी अदृश्य संपत्ति है जो व्यवसाय में होता है परंतु दिखाई नहीं देता है। यह व्यवसाय के अच्छे काम, नाम, प्रतिष्ठा एवं ग्राहकों के संपर्क संबंध से बढ़ता है। एक राइटर है जिसका नाम है लॉर्ड किनले। लॉर्ड किनले के अनुसार ख्याति संबंधों एवं प्रसिद्धि से होने वाले लाभ है। अब हम लोग ख्याति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर ख्याति की विशेषता क्या है। तो हमने पहले ही बताया है कि ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है परंतु कृत्रिम संपत्ति नहीं है। देखिए, कृत्रिम संपत्ति का मतलब होता है बनावटी संपत्ति, मतलब कि हम इसको बना नहीं सकते हैं। कृत्रिम संपत्ति यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स, मतलब इसको हम बना नहीं सकते हैं। यह अच्छे काम और ग्राहकों से अच्छे संबंध के आधार पे अपने आप बन जाता है। ठीक है, दूसरा है इसका एक निश्चित मूल्य होता है। अन्य संपत्तियों की तरह, अन्य मतलब दूसरे संपत्तियों की तरह इसे खरीद बिक्री कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायता करती है, मतलब कि अगर हम किसी प्रकार की प्रॉफिट करते हैं तो उसमें हमको ये सहायता करता है। अब ये हम लोग पढ़ते हैं कि ख्याति 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ख्याति 2 प्रकार के होता है। एक ऐसा ख्याति, एक का नाम है क्रय की गई ख्याति यानी कि परचेज गुडविल। अब ये परचेज गुडविल क्या होता है कि यह ख्याति तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यवसाय का क्रय किया जाता है तो उस समय क्रेता एवं विक्रेता के बीच ख्याति का मूल्य निश्चित होता है। मतलब जब कोई संपत्ति हम खरीदेंगे, ठीक है, तो उस समय या व्यवसाय को हम अगर खरीदते हैं तो उस समय उसकी ख्याति को भी हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, और दूसरा है स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति या अर्जित ख्याति। तो अर्जित ख्याति ये होता है कि यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, ग्राहकों से संबंध इत्यादि से उत्पन्न होता है। इसका मूल्य साझेदारी के पुनर्गठन, प्रवेश, मृत्यु इत्यादि के समय निर्धारित किया जाता है एवं नए साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि को प्रीमियम के रूप में लाना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ख्याति का जो मूल्यांकन है वो हम कब कब करेंगे, माने कि किस स्थिति में, किस दशाओं में हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। तो पहला है कि जब साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन किया जाता हो। मतलब क्या है कि पहले से साझेदार सपोज डैट कि 3:2:5 में साझेदारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, हम साझेदारी अनुपात जो है, लाभ हानि का अनुपात जो है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुडविल का यानी कि ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है कि जब नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो, जब नया साझेदार हमारे व्यवसाय में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग ख्याति का मूल्यांकन करते हैं ताकि नया साझेदार जो आ रहा है वह पूंजी के साथ साथ ख्याति की राशि को प्रीमियम के रूप में लेके आए। तीसरा है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है ऐसी स्थिति में
स्थिति में उस जो भी व्यवसाय का संपत्ति है उसके अलावा गुडविल में भी उसको हिस्सा दिया जाता है। चौथा है कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, यानी कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाता है तो हम व्यवसाय की सारी संपत्ति और लाभ हानि में उसको बांट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गुडविल की राशि को भी उसको बांट कर दिया जाता है। इसके लिए हम लोग गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। पांचवा है कि जब फर्म के व्यवसाय को बेचा जा रहा हो, जब फर्म के व्यवसाय को बेचा जा रहा होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग गुडविल का भी वैल्यूएशन करते हैं, यानी निर्धारण करते हैं कि हमारा जो गुडविल है वो कितने की है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जिसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। छठा है कि जब दो या दो से अधिक व्यवसाय या फर्मों का एकीकरण किया जा रहा हो। एकीकरण का मतलब है कि 2-3 व्यवसाय या इससे अधिक व्यवसाय एक जगह मिल जाए। जैसे अभी के हाल फिलहाल में ही आरबीआई ने क्या किया है कि बहुत सारे बैंक को मर्ज कर दिया है। मर्ज मतलब एकीकरण कर दिया है, और एकीकरण का मतलब होता है कि 2-3 बैंक या फिर 2-3 व्यवसाय मिलकर एक जगह चलाए। जैसे हमारे यूनाइटेड बैंक और पीएनबी बैंक दोनों एक हो गया। इसी प्रकार से कई सारे व्यवसाय होते हैं जो उसका एकीकरण कर दिया जाता है, यानी कि बड़े बड़े व्यवसाय छोटे छोटे व्यवसाय को एकीकरण कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि व्यवसाय को काफी फायदा होता है। अब आइए हम लोग ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, आखिर ख्याति का जो मूल्यांकन करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, उसकी क्या विधियां हैं। तो इसके लिए हम लोग को 3 विधियां पढ़ना है। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहले आइए हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ते हैं। आइए एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें भी हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर से देख लीजिए, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ देखिए, यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है और यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज और यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ परचेज, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको हम लोग समझते हैं। ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का होता है, जैसे 4-5 साल का हमको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, 4 साल या 5 साल या 6 साल का प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले उसको हम लोग जोड़ देते हैं, और मान लीजिए कि 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, तो 5 साल का प्रॉफिट हम लोग यहाँ जोड़ के लिख देंगे, और फिर 5 साल का प्रॉफिट है इसलिए नंबर ऑफ ईयर उसी को बोलते हैं, और 5 नीचे लिख देंगे, मतलब 5 साल के प्रॉफिट बाई 5 लिख देंगे। सपोज कि 5 साल का प्रॉफिट 60,000 है और नीचे 5 लिख देंगे, तो इसका एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो आपको 12,000 आ जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दिया हुआ रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है, तो जितने वर्षों के लिए साझेदार को सुनिश्चित किया जाता है उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। मतलब कि ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपको जो है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 साल के लिए या 6 साल के लिए या 7 साल के लिए हम आपको, या 2 साल के लिए कभी कभी होता है, तो उस स्थिति में उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत ही एक और आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये देखिए एवरेज प्रॉफिट, इसमें भी क्या है कि ये कुछ अलग नहीं है, सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक वेटेड शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार है कि गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान से देखिएगा, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वही है जो इससे पहले वाला में था। अब आइए हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट बटे टोटल ऑफ वेट्स का लिखते हैं। ये देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट क्या होता है, होता क्या है कि जब हमें 5 साल या 7 साल या 2 साल 3 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उसके साथ साथ उसका वेट भी दिया हुआ रहता है। वेट मतलब भार भी दिया हुआ रहता है। तो ये इसमें जो है प्रत्येक वर्ष के लाभ हानि का वेट दिया रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट जो है उसका निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट बराबर होता है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, जो 5 साल 7 साल का दिया हुआ रहेगा, इनटू वेटेड।
दोनों को गुना कर देंगे और नीचे टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद यहाँ लिख देंगे और जितना भी है वेटेड भार उस सबको जोड़ के उससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और फिर उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना कर देंगे या हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी हम आपको आगे बनवाएंगे देंगे, इसके लिए इंतज़ार करना है थोड़ा सा। अब आइए दूसरा, यानी कि जो पहला था वो एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया, अब आया सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वही है जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। अब सुपर प्रॉफिट, अब क्या है कि सुपर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, अब सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वही है, 5 साल या 6 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, उसको जोड़ के ऊपर लिखते हैं और जितने साल का प्रॉफिट है उस साल का नंबर यहाँ लिख देते हैं। जैसे 5 साल का है तो 5 साल का प्रॉफिट वहाँ जोड़ के ऊपर लिख देते हैं और 5 नीचे लिख दिए। ठीक है, ये वही चीज़ है, याद रखिएगा। अब आया दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि सामान्य दर का परसेंटेज, या इंग्लिश में रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 12% या 5%, जो भी दिया हुआ रहेगा वो कर देना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गुणे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100 कर देना है। अब प्रश्न उठता है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि प्रश्न में आपको कहीं कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ रहेगा, या अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको एसेट्स दिया रहेगा, लायबिलिटीज दिया रहेगा। ऑल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज कर देंगे तब ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड ना लिख के पूंजी लिखता है, यानी कि कैपिटल लिखता है, तो कैपिटल वही चीज हुआ, उसको भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजी विधि। ठीक है, यानी पूंजीकरण विधि के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस विधि से गुडविल को कैसे निकाला जाता है। पूंजीकरण विधि से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू, याद रखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, इसको शॉर्टकट में सीवी बोलते हैं, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि उसको शॉर्टकट में ACV भी बोलते हैं। या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कभी कभी प्रश्न में ये होता है कि ये नहीं दिया हुआ होता है, तब हम लोग इसके जगह पे इसको माइनस कर देते हैं, यानी नेट एसेट्स को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ भी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ भी है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो नेट एसेट्स को भी माइनस कर देते हैं तो भी हमारा आ जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, अब तीसरा है कि गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स निकालना बहुत आसान होता है, दोनों में नेट एसेट्स है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको प्रश्न में दे दिया रहेगा, परसेंटेज में रहता है ये। एवरेज प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं, मतलब कि 4-5 साल का प्रॉफिट को जोड़कर और जैसे साल का प्रॉफिट है तैसे भाग कर देने पे ये एवरेज प्रॉफिट, जो मैंने इससे पहले वाले विधि में भी मैंने इसका बताया है, ठीक है, उस विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। नेट एसेट्स आप निकाल सकते हैं। प्रश्न उठता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए यहाँ दिया हुआ है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 अगर दिया हुआ है तो ठीक है, तो डायरेक्ट अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट से निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के सामने ये दिया हुआ है, ये आप देखिए तो यही है,
इसी चीज को वहां पे उठा के डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आखिर नेट ऑल एसेट्स भी होता है और नेट एसेट्स भी होता है। तो नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है एल ऑल एसेट्स माने सभी एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स में क्या क्या आता है जरा वो भी देख लीजिए। तो ऑल एसेट्स में आता है एसेट्स अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये होता है कि कोई बनावटी संपत्ति है तो भी इसमें शामिल हो जाएगा, गुडविल है तो भी इसमें शामिल हो जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो भी ऑल एसेट्स में शामिल हो जाता है। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक विधि का एक एक क्वेश्चन हम लोग पहले बनाएंगे, जो एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया हुआ है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करना है कि हमने पहले ही बताया है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स बट ए नंबर ऑफ ईयर, मतलब उसमें हमने लिखाया टोटल प्रॉफिट्स लिखाया था बट ए नंबर ऑफ ईयर लिखाया था। मतलब कि इधर ईयर दिया हुआ रहता है और इधर प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, सभी को जोड़ देंगे। लेकिन याद रखेंगे अगर किसी में लॉस है, मान लेते हैं किसी में लॉस, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 साल का है तो जोड़ देंगे, यानी कि जोड़ने के बाद या घटाना है तो घटाने के बाद 21,93,000 आता है। और ये 5 साल का है तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और फिर जब गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, ये 4,38,600 है। और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आया कहाँ? तो जरा गौर से देखिएगा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार है। लाभ दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद इसमें लिखा है कि 5 वर्षों के औसत लाभों के, देखो 5 वर्ष के औसत लाभ तो यही हो गया जो दिया हुआ है वो, के 4 वर्षों के क्रय, यहाँ दिया हुआ है ना 4 वर्षों के क्रय, तो यही हो जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, के आधार पर, यानी कि यही हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज। या आप इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा कि 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, तो यही हो गया। इसको आप गुना कर देंगे, आ जाएगा 17,54,400।